हेलो माय सेल्फ संबित एंड वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज का क्लास 10 बायोलॉजी लाइव प्रोसेस का सेकंड क्लास होने वाला है। और प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके थे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, और आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओके, तो ये इसी प्रोसेस के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके इंटरमीडिएट दो पार्ट्स होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों के बारे में भी हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन में आपको बताना चाहूँगा। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water by using sunlight in presence of chlorophyll is called photosynthesis। लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अपना जो फूड ऑब्टेन करते हैं, दे यूज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ओनली। तो यहाँ पर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लांट को मिल जाता है एटमॉस्फेयर से, है ना। और वाटर ये आपका मिल जाता है कहाँ से ना, थ्रू द रूट्स, ये रूट से आ जाता है। ओके, एंड ये यहाँ से आके पहुँच जाता है टू द लीव्स। एंड सनलाइट, ये भी तो जब सन डे टाइम में सन जब निकलेगा तब सनलाइट मिल जाएगा प्लांट को। एंड क्लोरोफिल होता है उसका लीव्स में। ओके, तो मेनली बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं दे यूज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ऑब्टेन देयर फूड। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेशन होता है दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 12 water molecule, they combines in presence of sunlight and chlorophyll and it gives glucose molecule along with water and oxygen molecule। okay, तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसमें जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो सब्सटेंस चाहिए होता है, वो हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड हो गया वाटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली लीव्स में होता है। ओके, ये जो लीव्स ऐसे फ्लैट सरफेस लीव्स का, इसको कहते हैं लैमिना। ओके, मतलब ये जो फ्लैट रहता है लीव्स एंड इट इज फेस टुवर्ड्स द सन, इसको कहते हैं लैमिना। ये इसलिए फ्लैट होता है सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जर्व कर पाए। जैसे सनलाइट इसके ऊपर गिरेगा, जितना फ्लैट होगा उतना ज़्यादा सनलाइट ये एब्जर्व कर पाएगा। सो वी कैन राइट द लैमिना ऑफ ए लीफ इज फ्लैट एंड ऑलवेज फेस टुवर्ड्स द सन टू ट्रैप ग्रेटर अमाउंट ऑफ सनलाइट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जर्व करने के लिए ये फ्लैट होता है। ओके, अब आगे देखते हैं ये लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लीव्स का स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर नहीं, इनर स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, जो ये वेन आपको दिखाई देता है, अगर इसको आप मतलब काट के अंदर देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा। आप देखो ये पोर्शन में ये जो पार्ट है, जो सर्कल में कर लेता हूँ इसको, ये जो पार्ट है इसके अंदर आपको कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ये सब इसको कहते हैं वस्कुलर बंडल। अब इसके अंदर जो ट्यूब होता है ये होता है जाइलम एंड फ्लोएम का ट्यूब्स। Xylem is responsible for the carrying of water and phloem is responsible for the carrying of food. So here the vascular bundle is carrying xylem and phloem which is helps in the transportation of water and food. ओके, बाकी ये दो साइड में लीव्स का दो पार्ट रहता है। तो ये हो गया उसका वेन और ये दो साइड में दो पार्ट हो जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं लीव्स का डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप आपकी एनसीईआरटी बुक्स में देखो तो आपको ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा, लीव्स का जो क्रॉस सेक्शन का डायग्राम। लेकिन ये डायग्राम से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो आएगा वो इसी मतलब इमेज का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो हम आपको ये जो इमेज है बुक्स में दिया गया है, इसको ये कलरफुल इमेज को कंपेयर करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इमेज में आप देखो, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है लीव्स का, ये लिखा हुआ है वॉक्सी कटिकल। ओके, अगर मैं ये इमेज में आपको दिखाऊं तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर एक थिन लेयर होता है, इसको कहते हैं वॉक्सी कटिकल। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इज हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। इट्स प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। तो इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेनली फॉर योर डेजर्ट प्लांट। नाउ लेट्स द नेक्स्ट लेयर जो कि आपका अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस, ये इमेज में आप देखो, ये जो पार्ट होता है ये होता है अपर एपिडर्मिस। ओके, जो कि जस्ट बिलो द वॉक्सी कटिकल।
इसका फंक्शन क्या होता है, इसका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं, थोड़ा सा फंक्शन है इसका, जो कि एक थिक कटिकल होता है। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर अगेन एंड इट सेपरेट मेनली द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द लिप्स। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका नहीं होता इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट नीचे जो ऐसे होता है एक लेयर, दैट इज द लोअर एपिडर्मिस, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। लोअर एपिडर्मिस इट कॉन्टेन्स स्टोमाटा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पार्ट, इसको कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है। ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिप्स के अंदर आता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, और आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन गैस वहाँ से इवॉल्व होता है वो बाहर जाता है थ्रू दिस स्टोमाटा। ओके, तो ये स्टोमाटा इंपॉर्टेंट होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो इसीलिए स्टोमाटा के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। देखो स्टोमाटा को अगर मैं जूम आउट करूं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये है क्लोज स्टोमाटा। तो फिर सर ओपन स्टोमाटा कैसे होता है, ये रहा आपका ओपन स्टोमाटा। ओके, ये जो दो साइड में दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो उसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग को ऑपरेट करते हैं, इसको कहते हैं गार्ड सेल। So the opening and closing of the stomata is regulated by guard cell। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है guard cell। ओके, कैसे ये ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है वो भी हम बात कर लेंगे। देखो when water flows into the guard cell, जैसे ही वाटर ये गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है, then this swells up and cause the stomata to open। जैसे ये बैंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे उसके अंदर वाटर एंटर होता है तो ये फूल जाता है। ओके, तब ये ज्यादा बेंड हो जाता है एंड इट मेक द स्टोमाटा टू ओपन, और उसका ऑपोजिट होगा क्लोज होने के लिए। देखो व्हेन द गार्ड सेल लूजेस वाटर, जब इसके अंदर से वाटर लूज हो जाता है, द श्रिंक एंड बिकम स्ट्रेट एंड दस द स्टोमाटा इज क्लोज्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट कॉज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा एंड लूज ऑफ वाटर इट कॉज द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। सो एब्जॉर्प्शन, ओपनिंग, लूज, क्लोजिंग, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देखोगे डेजर्ट प्लांट में उनका वहां पर क्या होता है ना, वाटर का बहुत ज्यादा स्कैसिटी होता है, ठीक है। इसलिए द डेजर्ट प्लांट यूज टू ओपन अप देयर स्टोमाटा एट नाइट ओनली टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। देखो जैसे ही स्टोमाटा जनरली क्या होता है ना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, बट वहां से वाटर का भी जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो भी थ्रू द स्टोमाटा ही कैरिड आउट होता है। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं दे डू नॉट यूज टू ओपन अप देयर स्टोमाटा एट द डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, अगर वो स्टोमाटा ओपन करेंगे तो वहाँ से वाटर लॉस हो सकता है। सो फॉर दिस रीजन दे यूज टू ओपन अप देयर स्टोमाटा एट द नाइट टाइम, सो दैट रात को ही वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके रख लेंगे अंदर, एंड डे टाइम में बाय ऑब्जर्विंग द सनलाइट दे यूज टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट लेयर, जो कि आपको यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखो ये इमेज में ये जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर के अंदर है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, तो ये लेयर ऑफ ये स्ट्रक्चर सब दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। ओके, और इसके अंदर रहता है क्लोरोप्लास्ट जो कि एक सेल ऑर्गेनेल्स है, एंड उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट रहता है जो है क्लोरोफिल। मैं आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये क्लोरोफिल रहता है कहाँ पर ना, पैलिसेड मेसोफिल सेल के अंदर, और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, उस ऑर्गेनेल के अंदर होता है दिस पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। ओके, और ये क्लोरोफिल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं, देन क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसका दो मेम्ब्रेन रहता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। बाकी ये जो ग्रीन कलर का आपको ऐसा सब दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है थाइलाकोइड, एंड द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ओके, एंड इसका फंक्शन क्या होता है ना, इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। जैसे ही लीव्स के ऊपर सनलाइट गिरता है, देन द सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस क्लोरोफिल एंड इट कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेयर आता है वो है यहाँ पर ये जो लार्ज स्पेस, ये जो आपको सर्कुलर शेप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू। ओके, ऊपर जो था वो था पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू, ये है आपका स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू, और इसके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर लिखा है एयर स्पेस, ये होता है आपका सिंपल एयर स्पेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और या फिर ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होने से पहले वो इसी एयर स्पेस में रहता है।
ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम लीव्स का स्ट्रक्चर समझ लिए। अब आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस कौन सा मैकेनिज्म में कैरिड आउट होता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म एक्चुअली 2 इंटरमीडिएट स्टेप में होता है, जो मैं बिगनिंग में आपको बताया था। स्टेप 1 होता है आपका लाइट रिएक्शन, जबकि स्टेप 2 होता है डार्क रिएक्शन। ओके, नाम से आपको पता चल रहा होगा, लाइट रिएक्शन का मतलब ये लाइट यहाँ पर नेसेसरी होगा, और डार्क रिएक्शन का मतलब ये मत समझना कि ये डार्क टाइम में होगा, मतलब रात को होगा, अंधेरे में होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लाइट रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन डार्क रिएक्शन एब्सेंस ऑफ सनलाइट में हो सकता है। ये रिएक्शन होने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होता, बस लाइट रिएक्शन के टाइम ही सनलाइट की जरूरत होता है। Okay, so the total photosynthesis process is now divided into 2 parts. One is light reaction जिसमें sunlight का presence necessary है, and other one is the dark reaction जिसमें sunlight का presence necessary नहीं है। Now we'll discuss about this light reaction and dark reaction in detail. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। देखो, लाइट रिएक्शन अगर मैं बताऊं, ये डायग्राम में आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। इसको मैं पीछे एक व्हाइट बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, नाउ लुक हियर। ये जो लाइट रिएक्शन में क्या होता है ना, लीफ के ऊपर जैसे सनलाइट गिरता है तो ये एब्जर्व होता है बाय द क्लोरोफिल। ओके, और ये क्लोरोफिल में जैसे एब्जर्व होगा वहाँ पर वाटर भी आता है और यहाँ से निकलता है ऑक्सीजन। तो ये टोटल प्रोसेस कैसे कैरिड आउट होता है ये हम बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देख लो, ये क्लोरोफिल हो गया। ये तो उसका लेबलिंग में आपको बता दिया था, लेबलिंग का यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम ओनली क्लोरोफिल को ही लेते हैं। तो ये क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरता है तो ये सनलाइट एब्जर्व हो जाता है क्लोरोफिल में। ना जैसे ही वाटर आके पहुँचता है क्लोरोफिल के पास थ्रू द जाइलम फाइबर, देन ये वाटर इसके अंदर ब्रेक डाउन होता है विथ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कैसे ब्रेक डाउन होता है ना, दिस इज द रिएक्शन फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर। कैसे ब्रेक डाउन होता है देखो ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू गिव 4 हाइड्रोजन आयन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ये इजीली थ्रू द स्टोमाटा बाहर को सराउंडिंग में चले जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। देखो, ये लिप्स के अंदर ऑलरेडी पहले से होता है आपका NADP प्लस एंड ADP। इनका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये होता है एनर्जी कैरियर। जैसे आपका घर में गैस का सिलेंडर होगा, है ना, जो कि आपका एनर्जी कैरियर होता है। आप उसको लाते हो सब स्टेशन से फिलअप करके एंड यूज करते हो घर में किचन में। जैसे ही वो फिर से खत्म हो जाते हैं आप फिर से लेके चले जाते हो सब स्टेशन में भरने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ADP एंड NADP प्लस एग्जैक्टली खाली सिलेंडर जैसे बिहेव करते हैं। ये आते हैं कहाँ पर ना, क्लोरोफिल के अंदर। ये होता है उनका फिलिंग स्टेशन। यहाँ पर इनके अंदर एनर्जी फिलअप कर दिया होता है एंड दे यूज टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। अब ये क्या होगा ना, ये यूज होता है फर्दर आगे जो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज होता है दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। तो ATP एंड NADPH आगे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, और जैसे ही एनर्जी यूज हो जाएगा फिर से ये कन्वर्ट हो जाएंगे ADP एंड NADP प्लस में। ओके, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं दैट वाटर ब्रेक्स इनटू ऑक्सीजन गैस which goes out to the atmosphere through the stomata, and the electron and proton मतलब आप ये H plus ion, okay, that used to convert the NADP plus and ADP to NADPH and ATP respectively। तो ये जो लाइट रिएक्शन आप ये नोट डाउन कर लो, इसमें ये सारा चेंजेस होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है ना, ये जो रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था ये आगे एक्सटेंड होता है। मतलब यहाँ पर जो ATP एंड NADP फॉर्मेशन हुआ ये आगे आते हैं डार्क रिएक्शन में, एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। आपको पता होगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लाइकवाइज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है और जिसमें एनर्जी के हिसाब से यूज होता है ATP एंड NADPH। तो कैसे ये केल्विन साइकिल मेंटेन होता है इसको मैं ये डायग्राम में हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये डायग्राम में आप देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ऊपर से आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये आके ऐड होता है विथ राइबोज बाइफॉस्फेट, इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा RUBP।
ओके ये RUBP कहाँ से आया, ये टोटल प्रोसेस जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी से ये समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आता है, मतलब डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब होता है, ये आके ऐड होता है किसके साथ ना, RUBP के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। इट इज एंजाइम दैट प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोफिल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आके ऐड होता है RUBP के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। जैसे ये एडिशन होता है इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। सो कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP इट गिव्स यू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्मेशन होता है आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन। तो नाउ ये जो ATP फॉर्मेशन हुआ था लाइट रिएक्शन में, ये ATP यहाँ पर यूज होता है। ये ATP यूज होके जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप थोड़ा अच्छे से समझना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में समझना ताकि आपको याद रह जाएगा। तो ATP के यूज से 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। ओके नाउ यहाँ पर आता है NADPH का रोल। NADPH इसको फर्दर कन्वर्ट करता है किसमें ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे G3P। ओके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फॉर्मेशन होता है। इसमें से ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बाकी जो 5 G3P मॉलिक्यूल होता है वो फिर आगे इस साइकिल में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर 3 ATP फर्दर यूटिलाइज होता है, जो कि ये G3P मॉलिक्यूल को 5 नंबर ऑफ G3P मॉलिक्यूल नाउ अगेन गेट कन्वर्टेड टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि RUBP जो मैं स्टार्टिंग में बोला था वो कहाँ से आया था, वो आया था इसी साइक्लिक प्रोसेस में। ओके नाउ अगेन दिस RUBP गेट एडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फिर से कार्बोक्सिलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, फिर से आपका ये साइकिल मेंटेन होगा एंड आके यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज। तो इसको एक एनिमेशन में आपको दिखाना चाहूँगा कैसे होता है। सो यहाँ पर लाइट आता है, ये होता है आपका लाइट रिएक्शन, ये होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन होता है, इसमें वाटर ब्रेकडाउन होता है एंड वहाँ से निकल जाता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर जो H+ एंड इलेक्ट्रॉन होता है, दे यूज टू कन्वर्ट द NADP+ एंड ADP टू ATP एंड NADPH। और ये सब क्या होते हैं ना, एनर्जी कैरियर। ये एनर्जी सप्लाई करते हैं केल्विन साइकिल में, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाते हैं आपका ग्लूकोज में। ओके तो ये था सिंपल आपका टोटल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि डिवाइड था 2 पार्ट में, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डार्क रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि द एनर्जी इवॉल्व्ड इन द लाइट रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ NADPH and ATP is used in the carboxylation of RUBP to give glucose which is passes through the phloem tissue to different part of the plants। तो यहाँ पर देखो मैं ये जो इंटरमीडिएट स्टेप था ये सबको मैं एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि हमको क्या चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज होगा, किसके साथ यूज होगा और वहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है इन द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम एंड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH टू गिव ग्लूकोज। So this is all about the photosynthesis reaction.